औरतों की कहानी तो बहुत सुनी है। आज एक मर्द की कहानी उसी की जुबानी सुनाई जा रही है। आज मुझे अपना बचपन याद आ गया। क्यों याद आया, किसी को क्या मालूम। मैंने जिस चीज को हासिल करने की कोशिश की वह कभी ना मिली। इंसान के जीवन में कई तरह की घटनाएं घटती है, खुशी भी, रोना भी। लेकिन मुझे तो रोना बचपन में ही मिल गया। जब मेरी आंख खुली तो मेरी दुनिया लुट चुकी थी। होश संभाला तो मुझे उन दो चीजों की जरूरत महसूस होने लगी जो दुनिया में सबसे कीमती होती है, जिनके बगैर इंसान को दुनिया में जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। भगवान ने मुझे इतना समय भी ना दिया कि माँ को माँ कह सकूं। माँ कहने को मेरी जुबान तरस गई। काश मैं अपनी माँ को एक बार माँ कहकर पुकार सकता, मगर ऐसी किस्मत कहाँ। बदनसीब हूँ, अनाथ हूँ, यह वह शब्द है जो जिंदगी भर मेरे साथ जुड़ गए, जिनसे मैं मरते दम तक बाहर ना निकल सका। मैं लगभग 2 साल का था जब मेरे सर से माता और पिता दोनों का साया उठ गया। किस्मत ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरे लिए क्या छोड़ा, सिर्फ दुख, जो मैं आज तक झेल रहा हूँ। कुछ समय बाद मेरे बड़े भाई की शादी हो गई। मेरी भाभी के घर आने से जैसे घर रोशन हो गया। सब बहन भाई कहने लगे, साहिल तुम्हारी माँ आ गई है, यह तुम्हारी माँ है। मैं सब बहन भाइयों से छोटा था। इतनी समझ बूझ ना थी कि अपने और पराये की पहचान कर सकूं। मैंने भाभी को माँ कहना शुरू कर दिया और वह सच में ही मेरी माँ बन गई। कभी किसी चीज की कमी महसूस ना होने दी। हर एक से मेरा परिचय करवाया, हर रिश्ते की समझ दी। मेरे पिताजी आर्मी में कैप्टन थे। हम चार भाई और बड़े भाई के हम चार भाई थे हैं। बड़े भाई के बाद रुपेश भाई जो मुझसे बहुत प्यार करते थे। रुपेश भाई एक फरिश्ता इंसान थे। कम से कम मेरे लिए वह सच में एक फरिश्ता थे, जिन्होंने मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया। रुपेश भाई ने दिल्ली लॉ कॉलेज में एडमिशन ले लिया। उस समय मैं 7th क्लास में था पढ़ता था। उन्होंने मुझे भी दिल्ली बुला लिया और वही एक स्कूल में एडमिशन करवा दिया। रुपेश भाई किसी मजबूरी के कारण वकालत की पढ़ाई पूरी ना कर सके, क्योंकि उनका शुरू से ही विचार था कि मैं भी आर्मी में जाकर अपने पिता की तरह मातृभूमि की सेवा करूं। मैं रुपेश भाई के साथ 2 साल पढ़ता रहा। उन्हें यह शौक था कि मैं ज्यादा से ज्यादा शिक्षा प्राप्त करूं। हमारे रिश्तेदार रामराज में रहते थे। रुपेश भाई कॉलेज चले जाते और मैं स्कूल से छुट्टी के बाद घर आता, खाना खाता और पढ़ने बैठ जाता। रुपेश भाई ने मेरे लिए बहुत कुछ सोच रखा था। वह चाहते थे कि साहिल को पढ़ाकर यह बनाए, वह बनाए, मगर ऐसा ना हो सका। मैं ज्यादा पढ़ाई ना कर सका। एक दिन मोहल्ले के लड़कों के साथ घूमने चला गया। दूसरे लड़के मुझे छोड़कर पता नहीं कहाँ चले गए और मैं अकेला रह गया। अकेला ही घूमता रह इधर उधर चला गया। देखता हूँ कि एक औरत अपने घर के गेट पर खड़ी अपने बेटे को समझा रही है कि बेटे, घर जल्दी आ जाना, जमाना बहुत बुरा है, वरना पिटाई कर दूंगी। समझ गए? बेटे ने जवाब दिया कि हाँ माँ, मैं समझ गया, जल्दी वापस आ जाऊंगा। उसने बाइक स्टार्ट की और चल दिया। यह सब बातें सुनकर मेरा दिमाग घूम गया और मुझे एहसास हुआ कि काश मेरी माँ भी जिंदा होती। उस औरत की नज़र मुझ पर पड़ी तो उसने आवाज़ दी कि बेटे इधर आओ, क्या सिगरेट पी रहे हो? वह भी इस उम्र में। मैंने सिगरेट नीचे फेंक दी। वह बोली, बुरी बात है। मैंने जब नजरें उठाकर उनकी तरफ देखा तो मेरी आंखों में आंसू थे। उन्होंने पूछा, क्यों रो रहे हो? कुछ बताओ तो सही। मैं रोए जा रहा था। अपना हाथ छुड़ाकर भागा तो उन्होंने अपने नौकर को कहा कि इसे पकड़ कर लाओ। नौकर ने मुझे पकड़कर उनके पास ला खड़ा किया। वह मुझे अपने बंगले के अंदर ले गई। मैं कुछ घबरा सा गया। वह मुझसे पूछ रही थी कि बताओ क्या बात है, रोने का कारण तो बताओ, क्या रास्ता भूल गए हो, क्या हुआ है?
इतने में उन्होंने अपनी बेटी को आवाज़ दी, "बेटा, पानी का गिलास लाओ।" बेटी दौड़ती हुई आई। वह मुझे ज़बरदस्ती पानी पिलाने लगी। मुझे प्यास बिल्कुल नहीं थी, फिर भी मैंने थोड़ा-सा पानी पी लिया। उनकी 3 बेटियाँ थीं, सब मेरे आस-पास आकर बैठ गई और मुझसे सवाल पूछना शुरू कर दिए कि कहाँ के हो और क्यों रो रहे हो? माँ, यह लड़का कौन है और क्यों रो रहा है? मैंने बताया कि मैं रामराज का रहने वाला हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। यह सुनकर लड़कियां भी रोने लगी और उनकी माँ की आंखें भी नम हो गई। थोड़ी देर बाद खामोशी छा गई। फिर वह औरत बोली कि बेटे, यहाँ गुरुग्राम में क्या करते हो? मैंने उनकी बात काटते हुए कहा कि मुझे जाने दे वरना मुझे मार पड़ेगी। मैं हैरान था कि इन सबको मेरी बात सुनकर रोना क्यों आ गया। वह कहने लगी कि तू भी मेरे अंकुश बेटे जैसा है। मेरा एक ही बेटा है और दूसरा तू अब मिल गया है। जब अंकुश तुझे देखेगा तो बहुत खुश होगा कि मेरा दूसरा भाई भी मिल गया है। इसी बीच मैं उन सब से घुल मिल गया, ऐसे जैसे मैं भी इसी घर का सदस्य हूँ। और मैं उस औरत को माँ कहने लगा। मैं कहने लगा, मुझे जाने दे, देखें, बहुत देर हो गई है। वो कहने लगी, थोड़ी देर और बैठो, अंकुश आता ही होगा, वह तुम्हें छोड़ आएगा। यह सब बातें मैं उनकी बड़ी बेटी से कर रहा था। माँ से पूछे बगैर जाना मुश्किल होगा। तभी माँ ने दूसरे कमरे से आवाज दी, बेटी, साहिल को कमरे में लाओ। मैं बिना किसी झिझक के कमरे में चला गया। माँ बोली, बेटा, शर्ट की जेब में क्या है? मैं चौंक गया। कुछ भी नहीं, मैंने कहा। यहाँ आओ। माँ ने मेरी जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला और उसे तोड़कर डस्टबिन में फेंक दिया और बोली, मुझसे वादा करो कि सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाओगे। मैंने तुरंत हाँ में सिर हिला दिया और कहा, आगे से आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा माँ। माँ शब्द सुनते ही वह बोली, तुम्हें अपनी माँ बहुत याद आती है? मैंने जवाब दिया, हाँ, क्यों नहीं, बहुत ज्यादा। वो बोली, क्या मैं तुम्हारी माँ नहीं? मैंने कहा, क्यों नहीं, आप ही मेरी माँ है और मैं आपका बेटा हूँ। हमारी बातें हो रही थी कि अंकुश भी आ गया। आते ही बोला, माँ, आने में थोड़ी देर हो गई, मगर यह लड़का कौन है? माँ ने जवाब दिया, यह लड़का नहीं, तुम्हारा भाई है। इसका नाम साहिल है। अब अंकुश ने सब कुछ जानना चाहा। माँ ने सारी बात बता दी। जब उसे सब पता चल गया तो मुझसे हाथ मिलाते ही गले लग गया। मुझे खुश करने के लिए इधर-उधर की बातें करने लगा। बोला, साहिल, चलो कहीं घूमने चलते हैं। बाइक तो है, अगर डैडी जल्दी आ गए तो गाड़ी भी मिल जाएगी। मैंने आज्ञा लेनी चाही, लेकिन माँ ने बहुत कहा कि अंकुश तुम्हें छोड़ आएगा और तुम्हारा घर भी देख लेगा। अगर कल तुम खुद ना आए तो मैं खुद तुम्हें लेने आऊंगी। मैं दिल ही दिल में सोचने लगा कि इन्हें अपना घर कैसे दिखाऊं। तुरंत एक उपाय मेरे दिमाग में आया, क्यों ना अपने आप को किसी नौकर का बता दूं। झूठ तो बोलना पड़ेगा, कोई बात नहीं, यही होगा कि दोबारा इस तरफ कभी नहीं आऊंगा। मैंने कहा, मैं घर में नौकरी करता हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं, साथ पढ़ाते भी हैं, लेकिन आप जैसे नहीं हो सकते। आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे हैं। माँ ने हैरत से पूछा, क्या तुम सच में किसी के घर पर काम करते हो? फिर आशीर्वाद देने लगी। बोली, साहिल बेटे, मैं तुम्हें किसी के पास नहीं रहने दूंगी। तुम दोबारा आओगे तो मैं तुम्हारे साथ जाकर उनसे बात करके अपने घर ले आऊंगी। अच्छा, आप जाओ, कल जल्दी आना। माँ को भूलोगे तो नहीं? मैंने कहा, यह कैसे हो सकता है? माँ ने कहा, अगर वो लोग ज्यादा नाराज हो कि तुम इतनी देर कहाँ थे तो हमारे बता देना। अब जाओ। मैं नमस्ते कहकर गेट से निकल ही रहा था कि एक कार मेरे सामने आकर रुकी। शायद अंकुश के डैडी थे, मगर मैंने कोई खास ध्यान ना दिया और सीधा घर चला आया। मेरे इंतजार में रुपेश भाई कब से परेशान थे। ना कुछ पूछा ना कुछ कहा, बस 3-4 थप्पड़ मेरे मुंह पर जड़ दिए, मगर मुझे कुछ महसूस ना हुआ। मेरा दिल और दिमाग तो उसी घर में अटका हुआ था।
जिनसे मैं झूठ बोलकर आया था। रुपेश भाई ने उस दिन से सख्ती कर दी। कहने लगे, अब अगर इतनी देर के लिए घर से गायब रहे तो अच्छा नहीं होगा, समझे? चलो खाना खाओ। लेकिन मेरी भूख खत्म हो चुकी थी। मैंने बस थोड़ा सा ही खाया और बाकी छोड़ दिया। अगले दिन स्कूल चला गया। हमारे घर के साथ जो घर था, वहाँ भी बहुत अच्छे लोग रहते थे। उनका बेटा नतीश मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और मुझसे काफी बड़ा था, मगर हम दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई थी। स्कूल से वापस आकर मैं सीधा नतीश के पास चला गया। मैंने सारी कहानी नतीश को सुना दी। अब बताओ मैं क्या करूं? मैंने उनसे कहा कि मैं किसी के घर काम करता हूं। हो सकता है वह किसी न किसी दिन यहाँ आ जाए। उन्होंने मुझे बेटा कहा है और मैंने उन्हें माँ कहा है। झूठ बोला है, यह मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब यही हो सकता है कि मैं कहूँ कि मैं तुम्हारे घर पर काम करता हूँ। तुम बात कर लेना। अगर यह सारा भेद खुल गया तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। उन्हें बहुत दुख होगा। मैं तो वैसे भी राम राज जा रहा हूँ, फिर कभी कभार तुमसे मिलने आया करूँगा। अच्छा चलो ठीक है, यह बताओ वो लोग कब आ रही है? रविवार को मेरी छुट्टी है, रविवार को ही उनके यहाँ आ जाऊँगा। फिर हो सकता है वह मेरे साथ यहाँ आए। नतीश तुम घर पर ही रहना। रविवार का दिन आया। मैं माँ के पास चला गया। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुई। थोड़ी देर हुई थी कि उसकी बड़ी बेटी मेरे लिए खाना लेकर आ गई। सबने बैठकर खाना खाया। कुछ देर बाद अंकुश के डैडी भी आ गए। आते ही पूछा, अंकुश की माँ, आज रविवार है, हमारा बेटा साहिल नहीं आया? माँ ने कहा, साहिल कब से आया हुआ है? उन्होंने आवाज दी, बेटे उठो, अंकुश के डैडी तुम्हें देखने के बहुत इच्छुक है। मैं कुछ शर्मा रहा था। बड़ी हिम्मत करके अंदर कमरे में गया। वो बोले, बेटा अब तुम हमारे घर, हमारे यहाँ ही रहोगे। यह तुम्हारा अपना घर है। माँ ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। साहिल बेटा इधर ही रहेगा। इसका भी अंकुश के साथ ही स्कूल में नाम लिखवा देंगे। दोनों भाई इकट्ठे पढ़ा करेंगे। जहाँ यह काम करता है, अंकुश को साथ लेकर वहां जाऊंगी और उनसे बात करके हमेशा के लिए साहिल को अपने पास ले आऊंगी। अंकुश के डैडी बोले, जरूर जाना। मैंने कहा, मेरे साहब जी आजकल कारोबार के सिलसिले में कहीं गए हुए हैं, जाने का कोई फायदा नहीं। 15-20 दिन बाद वापस आएंगे। कोई बात नहीं, उनके आने पर हम तुम्हें ले जाएंगे। यह तो मेरे दिल या भगवान को पता था कि आखिर आगे क्या होगा, कौन इस घर में आएगा। मैं अपनी गलती पर बहुत रोया। अगर झूठ ना बोलता तो कितना अच्छा होता। पर अब कुछ भी नहीं हो सकता था सिवाय पछतावे के। मैं अपने घर वापस आ गया। घर आकर भी सोचता रहा कि अब क्या होगा। मेरा दिल घर में नहीं लगा। दिल के हाथों मजबूर होकर फिर उनके घर चला गया। आज 10 दिन हो चुके थे। मैं माँ के पास चला गया। सब शाम की चाय की तैयारियां कर रहे थे। मुझे देखकर सब खुश हुए, जैसे कोई सालों में उससे गुम हुई चीज वापस मिली हो। मैं भी उनके साथ बैठकर चाय पीने लगा। अंकुश की बड़ी बहन से पूछने लगी, तुम्हारे साहब वापस कब आएंगे? मैंने यूं ही मजाक में कहा, पता नहीं, अगर आ भी गए तो मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हो सकता है कि मैं इस घर में ना आ सकूं। वह रो पड़ी, कहने लगी, साहिल ऐसा मत कहो, वह क्यों नहीं छोड़ेंगे तुम्हें? यह कैसे हो सकता है? तुम इस घर में जरूर आओगे। क्या तुम्हें किसी का कोई एहसास नहीं? जब शेख के आंसू ज्यादा बहने लगे तो मैंने कहा, रोते क्यों हो? वह तो कल रात ही आ गए थे। इतने में शेख की माँ भी आ गई। माँ ने शेख की ओर देखा तो उनकी आंखें सूजी हुई थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी, गालों पर एक दो आंसू भी ठहरे हुए थे। माँ बोली, देखो बेटे, शेख को तुमसे कितना प्यार है। इसी तरह अंकुश और दीपिका को भी तुमसे बहुत प्यार है। जब तुम नहीं आते तो पूछते रहते हैं, साहिल आया नहीं, क्या बात है, घर क्यों नहीं आया? अगर तुम नहीं आओगे तो खुद जाकर तुम्हें ले आएंगे, क्योंकि उन्हें
तुमसे बहुत प्यार है। मैंने कहा, मैं भी इस घर के लिए तड़पता हूँ। बात खत्म होते ही माँ बोली, हम तुम्हारे साथ चलते हैं। अंकुश को आवाज दी, अंकुश ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले और तुम भी तैयार हो जाओ, साहिल के साथ जाना है। अंकुश का खुशी से बुरा हाल था। मेरे साथ जाने का जब भी नाम लेते तो सब खड़े हो जाते। मैं उनको साथ ले गया। वहाँ नतीश इंतजार में था। हम जब वहाँ पहुँचे तो नतीश हमें देखते ही तुरंत घर के अंदर चला गया। मैंने बेल बजाई, माँ को अंदर बिठाया और चाय लेने चला गया। जब वापस आया तो अंकुश बोला, चाय बाद में पियेंगे, पहले उन साहब को बुलाओ जिनसे बात करनी है, और तुम खुद भी तैयार हो जाओ। मैंने नतीश को बुलाया। आते ही उसने नमस्ते किया। नतीश और अंकुश की बातचीत शुरू हुई। नतीश बोला, मैं तो कुछ नहीं कह सकता, डैडी आएंगे तो ही बात करेंगे। अंकुश की माँ ने पूछा, तुम्हारी माँ कहाँ है? नतीश बोला, वह तो घर पर नहीं है, किसी काम से बाहर गए हुए है। बात बन ना पाई। वह सब बड़े दुखी होकर वापस चले गई और कह गए कि परसों दोबारा आएंगे। मैं और भी ज्यादा परेशान हो गया। अगर वह परसों आए तो पता नहीं क्या होगा। मैं इंतजार करता रहा मगर वह ना आई। कुछ दिन बाद दिवाली थी। मेरा इरादा था कि रामराज जाकर दिवाली मनाऊं। मेरा जाना जरूरी था क्योंकि मैंने स्कूल छोड़ दिया था और हमेशा के लिए रामराज वापस जा रहा था। गुरुग्राम में अकेले कैसे रहता? रुपेश भाई को आर्मी में जॉब मिल गई थी। दिवाली से पहले मैं खुद ही अंकुश की माँ और सबसे मिलने चला गया। माँ से मिला, शेख, दीपिका, अंकुश सभी आ गए। वह सब मुझे देखकर इतना खुश हुए कि मैं खुद हैरान रह गया। मैंने माँ से कहा, मैं दिवाली पर रामराज जा रहा हूँ, दिवाली के बाद जल्दी वापस आ जाऊंगा। माँ बोली, बेटे क्या दिवाली हमारे साथ नहीं मनाओगे? मैंने जवाब दिया, जरूर मनाता। मेरा भी दिल यही चाहता है कि आप लोगों के साथ दिवाली मनाऊं और हमेशा के लिए यहीं आ जाऊं, लेकिन मेरा जाना भी जरूरी है। माँ बोली, अच्छा बेटे, अगर जाना जरूरी है तो तुम्हारी खुशी, थोड़ी देर बैठो तो सही। शेख भाई बाई बाई करती आई। उसके हाथ में एक बड़ा सा पैकेट था जो उसने लाकर मुझे दिया। कहने लगी, यह तुम्हारी दिवाली का गिफ्ट है। अगर हमारे साथ दिवाली मनाते तो बहुत अच्छा होता। मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। घर का एक एक सदस्य मुझसे वादा ले रहा था कि साहिल, दिवाली के बाद तुम्हें जरूर आना होगा, वरना हम नाराज हो जाएंगे। शेख का तो रोकर बुरा हाल था, मुझसे बात तक ना कर रही थी। जब उसे विश्वास हो गया कि साहिल रुकेगा नहीं, जाना ही है, तो मजबूर होकर कहने लगी, देखो मुझसे झूठ नहीं बोलना, वादा करो कि वापस आओगे ना। मैंने जवाब दिया, हाँ जरूर आऊंगा। सबसे बारी बारी मिला। सबकी आंखों में आंसू थे, मेरी अपनी आंखें भी भीग गई। मुझे मालूम था कि यह मेरी उनसे अंतिम भेंट है। क्यों ना जी भर कर बातें कर लूं, शायद दोबारा ना मिल सकूं, लेकिन झूठ तो झूठ होता है और एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है। माँ ने बड़े प्यार से मुझे विदा किया। घर पहुंच गया मगर दिल बहुत उदास था। दिवाली का भी कोई मजा ना आया। हर समय मेरा दिल और दिमाग गुरुग्राम में ही अटका रहता। दिवाली को गुजरे 1 महीना हो चुका था। नतीश के खत का इंतजार था। आखिरकार खत आ ही गया। खत हाथ में था मगर इतनी हिम्मत न हो रही थी कि खोल कर पढ़ सकूं। ना जाने उसने क्या लिखा होगा। काफी देर बाद जब खत खोला तो पढ़ते ही सर चकरा गया। यूं लगा जैसे आसमान टूट पड़ा हो। खत में लिखा था, डियर साहिल, अब अपने किए हुए का अंजाम भी जान लो। तुम्हें किसी को धोखे में नहीं रखना चाहिए। मैं उस दिन का बहुत पछता रहा हूँ जब अंकुश और उसकी माँ पहली बार आए थे। मुझे उसी दिन सब सच बता देना चाहिए था कि यह सब कुछ गलत है। अब सुनो, मैं उस दिन घर पर नहीं था, किसी काम से बाहर गया हुआ था। अंकुश, उसकी माँ और बहन घर आए थे। मेरी माँ से मुलाकात हुई।
उन्होंने पूछा कि साहिल दिवाली के बाद वापस नहीं आया। माँ ने बताया कि साहिल तो मेरे बेटे का दोस्त है, हमारा नौकर नहीं। उसका भाई रामराज गया था, वह भी उसके साथ चला गया। यह सुनकर अंकुश की माँ फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने बताया कि साहिल उनके बेटे का हमशक्ल था, जो बरसों पहले खो गया था। बहुत तलाश किया मगर वह कहीं नहीं मिला। उसका नाम भी साहिल था। उसकी याद में माँ बाप बहन भाई सब तड़पते रहे और आज भी तड़प रहे हैं। वह रोकर चली गई, साहिल तुम अब उन लोगों को दोबारा नहीं मिल सकोगे। लेकिन एक माँ के दिल को तुमने बहुत ठेस पहुंचाई। वो माँ जिसका बेटा खो गया था और जिसने तुम्हारी शक्ल और नाम में अपने बेटे को दोबारा पाया था। मैं कई बार गुरुग्राम गया, उनके घर की ओर भी गया, मगर घर के सामने जाकर भी हौसला ना हुआ कि दरवाजा खटखटाऊं। कई बार चुप कर उन लोगों को देखा, ऐसा लगता था जैसे वह सच में मेरी माँ हो। मैं भी तो माँ के प्यार को हुआ था तरसता हुआ था। शायद इसी कारण मैंने उनसे यह झूठ बोला था। काश मैं ऐसा ना करता, काश मैं वह झूठ ना बोलता, तो सब कितना अच्छा होता। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।